एनएच एक्ट सेक्शन 3G 5, सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एक्ट और RIAR बिल्डर्स जजमेंट एनालिसिस एडवोकेट महाजन लीगल गाइड। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप महाजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा एडवोकेट महाजन लीगल गाइड इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संवैधानिक वैधता शब्द का उपयोग किया था। उस वीडियो देखने के बाद मुझे अनेक फोन प्राप्त हुए जिसमें एक ही बुनियादी सवाल था, सर आखिर किसी कानून या प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित करने का वास्तविक मतलब क्या होता है। आपके इसी संशय को दूर करने के लिए आज का यह विशेष वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम किताबी परिभाषाओं में नहीं उलझेंगे, बल्कि 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश RIAR बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स आदेश दिनांक 13 जनवरी 2026 के माध्यम से इसे आसान भाषा में समझेंगे। साथियों, संवैधानिक वैधता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का आसान मतलब भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून सुप्रीम लॉ है। संसद या विधानसभा कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे संविधान के खिलाफ हो। संवैधानिक वैधता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब कोर्ट यह जांचता है कि संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम या उस अधिनियम का कोई प्रावधान संविधान के दायरे में है या नहीं, तो उसे संवैधानिक वैधता की जांच कहते हैं। असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित होने का मतलब यदि कोई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी अधिनियम या उसकी किसी धारा को असंवैधानिक घोषित कर देता है, तो उस तारीख से वह कानून या प्रावधान पूरी तरह से शून्य और निष्प्रभावी वॉइड एंड इनऑपरेटिव हो जाता है। कानून की भाषा में इसे डेड लॉ कहते हैं, यानी सरकार के पास उस अधिनियम या उसके प्रावधान को लागू करने की कोई शक्ति नहीं रह जाती है। वह अधिनियम या उसकी वह धारा कानूनी रूप से पूरी तरह खत्म हो जाती है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, मानो वो अधिनियम या उसकी धारा कभी वजूद अस्तित्व में था ही नहीं। साथियों, इस पूरे सिद्धांत को समझने के लिए आइए इस ऐतिहासिक केस का विश्लेषण करते हैं जो मुख्य रूप से इन अधिनियमों को और उनकी धाराओं के इर्द गिर्द घूमता है। नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, सेक्शन 3G 5 और सेक्शन 3J बाउंड्री आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 सेक्शन 34, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, राइट टू फेयर कंपनसेशन RFCTLARR एक्ट 2013 आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं। साथियों, यह केवल एक कंपनी या कुछ किसानों का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला देश के उन लाखों किसानों और भूमि स्वामियों से जुड़ा हुआ है जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवेज के लिए अधिग्रहित एक्वायर की गई है या फिर की जाने वाली है। तो आइए सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश को हम बिंदुवार पैराग्राफ वाइज समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस आदेश के पैराग्राफ क्रमांक 1 से 4 में इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जानकारी फैक्टुअल मैट्रिक्स दी गई है, यानी कि आखिर कोर्ट के सामने मुख्य विवाद क्या था। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पार्ट 1 पैराग्राफ 1 माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने पहले पैराग्राफ में कहता है कि उनके समक्ष यह आवेदन आनंद प्रकाश वर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा 21 भूमि स्वामियों की तरफ से लगाई गई थी। इन सभी किसानों की जमीनें नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 के तहत अधिग्रहित की गई थीं। जब सरकार के अधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इनके मुआवजे की रकम तय की, तो ये किसान उससे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए इन्होंने मुआवजे को चुनौती देने के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 34 के तहत भिवानी की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिकाएं दायर की। मामला अदालत में अंतिम बहस फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के चरण में ही था कि तभी 20 मार्च 2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G और 3J को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब चूंकि हाई कोर्ट ने इस कानून अर्थात धारा 3G और 3J को अमान्य कर दिया था, तो भिवानी की अदालत और इन किसानों ने बिना सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार किए थोड़ी जल्दबाजी पोस्ट हॉस्ट दिखाई। किसानों ने भ्रम में आकर 25 अप्रैल 2025 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी धारा 34 वाली याचिकाएं वापस विथड्रॉ ले लीं।
पार्ट 1 पैराग्राफ 2। अब केस में एक नया मोड़ आता है जिसे कोर्ट ने पैराग्राफ 2 में समझाया है कि याचिकाओं को वापस लिए जाने के ठीक एक महीने बाद यानी 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर एस्टे लगा दिया। एस्टे लगते ही वह पुराना कानूनी ढांचा फिर से रिवाइव हो गया। अब किसानों के सामने एक बहुत बड़ा कानूनी संकट खड़ा हो गया। अगर ये 21 किसान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी नई याचिकाएं दायर करना चाहते तो आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन 34(3) के तहत समय सीमा लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुकी थी। परिणाम यह हुआ कि ये गरीब किसान पूरी तरह से उपचारहीन रेमेडीलेस हो गए, यानी उनके पास अपने हक की लड़ाई लड़ने का कोई कानूनी रास्ता ही नहीं बचा। पार्ट 1 पैराग्राफ 3 इस पूरे आदेश की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि किसानों के साथ तकनीकी नियमों के कारण अन्याय हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस देने के लिए हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भिवानी की अदालत के 25 अप्रैल 2025 के उस आदेश को पूरी तरह से सेट असाइड कर दिया, जिसके तहत किसानों की याचिकाएं वापस ली गई थीं। अदालत ने आदेश दिया कि इन सभी 21 किसानों की धारा 34 वाली याचिकाएं अदालतों में दोबारा बहाल रिवाइव की जाती हैं और उनकी सुनवाई ठीक उसी चरण से आगे बढ़ेगी जहां से उन्हें वापस लिया गया था। पार्ट 1 पैराग्राफ 4 में सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से इस अंतरिम आवेदन इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन का निपटारा कर दिया। भिवानी कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए किसानों की याचिकाओं को कानूनी रूप से दोबारा जीवित कर दिया गया। पार्ट 2 पैराग्राफ 5। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस आदेश के पैराग्राफ 5 को समझते हैं। मित्रों, यह पैराग्राफ इस पूरे मामले की सबसे मजबूत कड़ी है, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पूरी प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विसंगति लूपहोल पर उंगली उठाई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट मुख्य मामले मेन केस पर आते हुए कहता है कि सुनवाई के दौरान यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 के तहत अगर किसी व्यक्ति की जमीन छीनी जाती है एक्सप्रोप्रिएटेड लैंड ओनर और वह अधिकारी द्वारा तय किए गए मुआवजे से असंतुष्ट है तो अधिनियम में उसे केवल एक ही रास्ता दिया गया है। वह रास्ता है सेक्शन 3(g)(5) के तहत आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार आर्बिट्रेशन मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करना। लेकिन यहां कोर्ट ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस प्रकार के आर्बिट्रेशन के मामलों का फैसला किसी न्यायिक प्राधिकरण जुडिशियल अथॉरिटी या जज द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसका फैसला केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोटिफाइड एक प्रशासनिक अधिकारी करता है और आमतौर पर इनवेरिएबली जिलों के कलेक्टर्स या संभाग के कमिश्नर रेवेन्यू कमिश्नर्स को ही सरकार द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारियों की दो बढ़ी व्यावहारिक और कानूनी सीमाओं को रेखांकित किया है। 1. समय का अभाव प्रीऑक्युपाइड। ये प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर/कमिश्नर पहले से ही अपनी अनगिनत प्रशासनिक जिम्मेदारियों और कानून व्यवस्था संभालने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास इन मामलों को गहराई से सुनने का समय ही नहीं होता। और 2. न्यायिक प्रशिक्षण की कमी लैक ऑफ जुडिशियली ट्रेन्ड माइंड। कोर्ट ने साफ कहा कि इन अधिकारियों के पास वह न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग जुडिशियली ट्रेन्ड माइंड नहीं होता जो किसी पेचीदा कानूनी मामले को सुलझाने के लिए जरूरी है। जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू तय करना या किसानों को मिलने वाले अन्य कानूनी लाभों का निर्धारण करना एक बेहद जटिल काम है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक अन्य ऐतिहासिक फैसले यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तरसेम सिंह 2019 के बाद और संसद द्वारा नेशनल हाईवे एक्ट में किए गए बदलावों के बाद अब प्रभावित किसानों को कई तरह के अन्य कानूनी लाभ जैसे सोलेशियम और ब्याज मिलने का अधिकार है। लेकिन इन जटिल अधिकारों और नियमों को समझने और सही मुआवजा तय करने के लिए जिस न्यायिक सूझबूझ की जरूरत होती है वह इन प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं होती। साथियों, यह शायद इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन है, क्योंकि इन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि कॉम्पेंसेशन निर्धारण करने वाली वर्तमान व्यवस्था में व्यावहारिक कमियां में हो सकती हैं। पार्ट 3 पैराग्राफ 6। आइए
अब आगे इस आदेश के पैराग्राफ 6 को समझते हैं। साथियों, यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और उसकी धारा 3 जी एवं मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के संबंध में एक और ऐसे कड़ी डीडीएचवे सच और व्यावहारिक समस्या पर बात की है, जिसे हर जमीन मालिक और किसान को जानना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 6 में कहता है कि इतना ही नहीं, एक पीड़ित भूमि स्वामी या किसी अन्य प्रभावित पक्ष के पास बचा हुआ आगे का रास्ता यह है कि वह 1996 के अधिनियम आर्बिट्रेशन एक्ट स्विट्जरलैंड की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर करे और उसके बाद 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के समक्ष एक और अपील दायर करे। अब तक इस अदालत द्वारा निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला कैटेना ऑफ जजमेंट्स में यह अच्छी तरह से परिभाषित किया जा चुका है कि धारा 34 या धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी उच्चतर अदालत सुपीरियर फोरम द्वारा मध्यस्थता के फैसले आर्बिट्रल अवार्ड में हस्तक्षेप करने का दायरा अत्यंत सीमित और प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड है। अर्थात साथियों, सुप्रीम कोर्ट पैरा 6 में किए इस टिप्पणी से आपके लिए एक बहुत काम की बातें निकल कर आती हैं, जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। ऊपरी अदालतों के हाथ बंधे हैं। कई बार हमारे किसान भाई सोचते हैं कि चलो, कलेक्टर साहब ने कम मुआवजा दिया है तो क्या हुआ, हम आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से न्याय ले लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि ऊपरी अदालतें आपके मुआवजे की रकम को इतनी आसानी से नहीं बदल सकती, क्योंकि कानून राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और उसकी धारा 3 जी और मध्यस्थ और सुलह अधिनियम और उसके प्रावधान 34 और 37 ने उनके अधिकार बहुत सीमित कर दिए हैं। पार्ट 4 पैराग्राफ 7। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस आदेश के पैराग्राफ 7 को समझते हैं। मित्रों, इस पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा तुलनात्मक विश्लेषण कंपैरिजन किया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि नेशनल हाईवे एक्ट के तहत किसानों के साथ कितनी बड़ी कानूनी असमानता हो रही है। अर्थात नेशनल हाईवे एक्ट के तहत जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 7 में कहता है कि इसके ठीक विपरीत कॉन्ट्रारली जिन भूमि स्वामियों या किसानों की जमीनें पहले पुराने भूमि अधिग्रहण कानून यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत अधिग्रहित की जाती थीं, उन्हें कानून में एक बहुत ही मजबूत अधिकार मिला हुआ था। वे किसान मुआवजे की रकम को बढ़ाने के लिए उस पुराने कानून के सेक्शन 18 के तहत एक रेफरेंस दाखिल कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस रेफरेंस का फैसला कोई प्रशासनिक अधिकारी जैसे कलेक्टर या कमिश्नर नहीं करता था, बल्कि उसका फैसला सीधे न्यायिक अदालतों जुडिशियल कोर्ट्स द्वारा किया जाता था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे रैंक के अनुभवी न्यायिक अधिकारी बैठते थे। इतना ही नहीं, कोर्ट आगे कहता है कि उन जजों के फैसले के खिलाफ किसानों के पास हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील दायर करने का भी पूरा कानूनी रास्ता था। और उस फर्स्ट अपील के दौरान हाई कोर्ट के पास यह पूरी शक्ति होती थी कि वह जमीन के बाजार मूल्य से जुड़े सभी सबूतों, दस्तावेजों और गवाहियों की दोबारा से बारीकी से जांच, रीअप्रिशिएट एंड रीअप्रेज कर सके और अपना एक स्वतंत्र फैसला दे सके। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यहां कितनी गहरी बात कही है, इसे आसान भाषा में समझिए। कोर्ट ने देश की सरकार को आईना दिखाते हुए दो बेहद महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं। एक, ये सरासर भेदभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ पकड़ दिया कि अगर सामान्य सरकारी काम जैसे रेलवे या अन्य प्रोजेक्ट के लिए पुराने कानून के तहत जमीन ली जाती थी, तो किसानों के मुआवजे का फैसला सीधे जज करते थे और हाई कोर्ट को भी सबूतों को दोबारा परखने का पूरा हक था। लेकिन जब बात नेशनल हाईवे NHAI की आती है, तो मुआवजे का फैसला कलेक्टर या कमिश्नर के हाथ में दे दिया जाता है और ऊपरी अदालतों के हाथ भी बांध दिए जाते हैं। और दो, आपके हक की लड़-ढाई मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का यह तुलनात्मक विश्लेषण यह साबित करता है कि हाईवे के लिए जमीन देने वाले देश के किसानों को भी उतना ही निष्पक्ष और न्यायिक अधिकार मिलना चाहिए जितना अन्य कानूनों में मिलता है। कोर्ट की इस टिप्पणी से भविष्य में आपके मुआवजे की कानूनी लड़ाई को एक बहुत बड़ा और मजबूत हथियार मिल गया है। पार्ट 5 पैराग्राफ 8। आइए अब आगे बढ़ाते हैं और इस आदेश के पैराग्राफ 8 को समझते हैं।
मित्रों, इस पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून की बात की है, जो हमारे किसानों और भूमि स्वामियों के लिए एक बहुत बद्धा सुरक्षा कवच है। सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 8 में कहता है कि पीड़ित भूमि स्वामियों और अन्य प्रभावित पक्षों के लिए कानूनी उपचार और अधिकारों का यह रास्ता तब और भी अधिक व्यापक, फर्दर वाइडेंड हो गया, जब देश में एक नया कानून लागू हुआ। इस नए कानून का नाम है राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013, जिसे हम संक्षेप में नया अधिनियम, न्यू एक्ट भी कहते हैं। अदालत साफ तौर पर कहती है कि इस नए 2013 के कानून के प्रावधानों के आने से जमीन गंवाने वाले नागरिकों को अतिरिक्त वैधानिक लाभ, एडिशनल स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स और पहले के मुकाबले मुआवजे की कहीं ऊंची और बेहतर दरें, हायर रेट ऑफ कॉम्पेंसेशन पाने का पूरा कानूनी अधिकार मिल गया है। किसान भाइयों, सुप्रीम कोर्ट के इस पैराग्राफ से आपके लिए दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं, जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। एक, 2013 का नया कानून आपका सबसे बड़ा हथियार है। सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि साल 2013 का नया कानून, जिसे आम भाषा में उचित मुआवजा कानून कहते हैं, आपको केवल जमीन के दाम नहीं देता, बल्कि उसके साथ कई तरह के अतिरिक्त फायदे देता है। इसमें सोलेटियम, सांत्वना राशि, जो कि बाजार मूल्य का 100% तक होती है, बेहतर ब्याज दरें और पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन का अधिकार शामिल है। और दो, सरकार कई बार नेशनल हाईवे एक्ट की पुरानी धाराओं अर्थात 3J और अन्य का हवाला देकर किसानों को इन अतिरिक्त लाभों को देने से बचती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्पष्ट करता है कि कानून का मकसद प्रभावित किसानों को उचित और उच्च मुआवजा देना है। इसलिए अगर हाईवे अथॉरिटी आपकी जमीन का मुआवजा तय करते समय 2013 के इस नए कानून के ऊंचे पैमानों और लाभों को नहीं झोड़ा रही है, तो चुप मत बैठिए। यह आपका कानूनी हक है और आपको इसे मांगना ही चाहिए। पार्ट 6, पैराग्राफ 9। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस आदेश के पैराग्राफ 9 को समझते हैं। मित्रों, यह पैराग्राफ इस पूरे फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है। यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरकार की नीतियों पर चोट करते हुए किसानों के उस गहरे दर्द और हताशा को अपनी जुबान दी है, जिसे देश का हर किसान महसूस करता है। सुप्रीम कोर्ट इस पैराग्राफ 9 में बेहद कड़िहरे शब्दों में कहा है कि इस पूरी व्यवस्था को देखकर यह साफ तौर पर समझा जा सकता है, इट में 10 बी सीन, कि जिन भूमि स्वामियों की जमीनें 1956 के नेशनल हाईवे एक्ट के तहत ली जा रही हैं, उनकी तुलना में विज़ावी जिन भूमि स्वामियों की जमीनें 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ली जा रही हैं, उन दोनों के बीच सरकार ने दो अलग अलग श्रेणियां, सेपरेट क्लासेस, बना दी हैं। अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। अदालत ने कहा कि दोनों ही मामलों में किसानों की जमीनें देश के विकास के लिए ली जा रही हैं, लेकिन सरकार ने इनके बीच यह भेदभाव बिना किसी स्पष्ट या तर्कसंगत आधार, इंटेलिजिबल डिफरेंटिया, के किया है। और इसका परिणाम यह हो रहा है कि पहली श्रेणी के भूमि स्वामियों, यानी जिनकी जमीनें नेशनल हाईवे एक्ट के तहत ली गई हैं, उनके मन में एक बहुत ही गहरा और गंभीर असंतोष, दुख और हताशा, ग्रे हार्टबर्न पैदा हो रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहां हार्टबर्न यानी दिल के जलने और गहरे दुख शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे आपके लिए दो बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बातें साबित होती हैं। एक, भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। कई बार हमारे किसान भाई सोचते थे कि शायद हाईवे का कानून अलग है, इसलिए हमें कम अधिकार मिल रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कह दिया है कि एक ही तरह की जमीन के लिए दो अलग अलग कानूनों का नाम लेकर किसानों के साथ भेदभाव करना पूरी तरह से गलत है। कानून की नजर में सभी किसान और उनकी जमीनें बराबर हैं। और दो, जब कोर्ट यह कहता है कि इस भेदभाव का कोई तर्कसंगत आधार, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, नहीं है, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि सरकार का यह नियम संविधान के आर्टिकल 14, समानता का अधिकार, के खिलाफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उन सभी अधिकारियों के मुंह पर तमाचा है जो हाईवे के नाम पर किसानों को कम मुआवजा या कम कानूनी अधिकार देकर टरका देते थे। इसलिए मेरे भाइयों, अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद मान लिया है कि आपके साथ अन्याय हो रहा था,
अर्थात एक ही प्रकार की भूमि अर्थात अधिग्रहण के लिए अलग अलग कानूनों के कारण अलग अलग न्याय और अलग अलग कॉम्पेंसेशन क्यों? यही प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। और पैरा 9 इस आदेश का सबसे संवेदनशील भाग है। और अब इस मामले के अंतिम निर्णय के बाद हाईवे की जमीन गंवाने वाले किसानों को भी बराबरी का हक मिलकर रहेगा। लेकिन अंतिम निर्णय के बाद पार्ट 7 पैराग्राफ 10 साथियों इस आदेश के पैराग्राफ 10 को समझते हैं। मित्रों, इस पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही समझदारी से सरकार और किसान दोनों के पक्षों को तौला है। कोर्ट ने देश के विकास की जरूरत को भी माना है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि विकास की आड़ में किसानों के अधिकारों की बलि नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट इस पैराग्राफ 10 में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 1956 के नेशनल हाईवे एक्ट के तहत जो कानूनी ढांचा बनाया गया है, उसके पीछे सरकार की एक बड्ढी दूरदर्शिता और विधायी समझ लेजिस्लेटिव विजडम दिखाई देती है। सरकार की नीति यह है कि हाईवे के लिए जमीन का अधिग्रहण एक निश्चित समय सीमा के भीतर और तेजी से टाइम बाउंड एंड एक्सपीडिशियस मैनर होना चाहिए, ताकि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास न रुके और उसमें कोई देरी न हो। अदालत कहती है कि सरकार की यह नीति और उद्देश्य निश्चित रूप से सराहनीय लॉडेबल है, लेकिन कोर्ट ने इसके आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में प्रीमा फसी ऐसा लगता है कि सरकार हाईवे निर्माण के इस तेज रफ्तार वाले लक्ष्य को पूरी तरह सुरक्षित रख सकती है और इसके साथ ही साथ जमीन मालिकों को यह भरोसा भी दे सकती है कि उन्हें उनकी अधिग्रहित जमीन का मुआवजा ठीक उसी निष्पक्ष तरीके से दिया जाएगा जैसे पुराने कानून 1894 या नए कानून 2013 के तहत जमीन गंवाने वाले मालिकों को दिया जाता है, भले ही वह अधिग्रहण भी किसी अन्य बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ही क्यों ना हो। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस पैराग्राफ से आपके लिए दो बहुत बड़ी और व्यावहारिक कानूनी बातें निकलकर आती हैं जो आपको हिम्मत देंगी। एक, कई बार सरकारी अधिकारी किसानों को यह कहकर डराते हैं या उन पर दबाव बनाते हैं कि यह नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, देश के विकास का काम है, ज्यादा ढंगा मत लगाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को साफ समझा दिया है कि आप हाईवे का काम तेजी से चालू रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाईवे तेजी से बनाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसानों को कम मुआवजा देंगे या उनके अधिकारों को दबाएंगे। काम भी तेजी से होना चाहिए और मुआवजा भी पूरा मिलना चाहिए। और दो, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे जमीन रेलवे के लिए ली जाए, किसी फैक्ट्री के लिए ली जाए या फिर नेशनल हाईवे के लिए ली जाए, जमीन खोने का दर्द हर किसान का एक जैसा होता है। इसलिए मुआवजे की गणना, असेसमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन का तरीका भी बिल्कुल एक समान और निष्पक्ष होना चाहिए। सरकार विकास के नाम पर भेदभाव का बहाना नहीं बना सकती। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि नेशनल हाईवेज एक्ट का उद्देश्य सड़क निर्माण को तेज गति से पूरा करना है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा विकास और न्याय दोनों साथ साथ चल सकते हैं। निष्कर्ष, रोड डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉम्पेंसेशन जस्टिस उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। पार्ट 8 पैराग्राफ 11। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस ऐतिहासिक आदेश के सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ यानी पैराग्राफ 11 को समझते हैं। साथियों, यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी नहीं की है, बल्कि देश की केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा और कद्दूदा कानूनी निर्देश दिया है जो भविष्य में देश के करोड़ों किसानों की किस्मत बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 11 में कहता है कि इन सभी गंभीर कारणों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग दीज फैक्टर्स इन व्यू, हम भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया से यह पुरजोर आग्रह इम्प्लोर करते हैं और उन्हें यह सुझाव देते हैं कि सरकार को नेशनल हाईवे एक्ट के इस पूरे कानूनी ढांचे पर दोबारा विचार, रिविजिट करना चाहिए। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A, आर्टिकल 300A के संदर्भ में अधिग्रहित जमीनों के बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू को तय करने की पूरी व्यवस्था में समानता, पैरिटी, बराबरी लाने की जरूरत और इच्छा शक्ति पर विचार करना चाहिए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस पैराग्राफ से आपके लिए 3 सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बातें निकलकर आती हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। 1, सुप्रीम कोर्ट ने यहां संविधान के आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार का जिक्र किया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी नागरिक की जमीन या संपत्ति को सरकार बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और बिना उचित मुआवजे के नहीं छीन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया है कि किसानों को कम मुआवजा देना उनके इस संवैधानिक अधिकार का हनन है। 2,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ शब्दों में इम्प्लोर इम्प्लोर किया है, जिसका कानूनी भाषा में मतलब होता है कि कोर्ट सरकार से बेहद गंभीर होकर आग्रह कर रहा है कि नेशनल हाईवे एक्ट के भेदभाव वाले नियमों को तुरंत बदलिए और किसानों को बाकी कानूनों की तरह ही बराबरी का हक और मुआवजा दीजिए। 3, सुप्रीम कोर्ट के इस अंतिम आदेश के बाद अब देश के किसी भी कोने में अगर हाईवे अथॉरिटी किसानों के साथ मुआवजे में कोई भेदभाव करती है तो आप कोर्ट में सीधे इस एमएसआर आईएआर बिल्डर्स 2026 के फैसले का हवाला दे सकते हैं। इस आदेश ने किसानों के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दिया है जिससे अधिकारी अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वर्तमान लेजिस्लेटिव स्कीम की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए और कॉम्पेंसेशन निर्धारण की प्रक्रिया में पैरिटी अर्थात समानता लाने पर विचार किया जाना चाहिए। पार्ट 9 पैराग्राफ 12। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस आदेश के पैराग्राफ 12 को समझते हैं। मित्रों, यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में हमारे लोकतंत्र की मर्यादा को रेखांकित किया है और गेंद को पूरी तरह से सरकार के पाले में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 12 में कहता है कि चूंकि यह पूरा मुद्दा मुख्य रूप से विधायिका यानी संसद के कार्यक्षेत्र डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इस पर अभी कोई भी अंतिम राय फाइनल ओपिनियन व्यक्त करने से बच रहे हैं। रिफ्रेन। अदालत ने कहा कि हम इस मामले को सबसे पहले संबंधित प्राधिकरण यानी केंद्र सरकार के पूर्ण विवेक एंटायर डिस्क्रेशन पर छोड़ते हैं कि वह खुद इस पूरे पहलू की गंभीरता को गहराई से देखे और इस पर एक व्यापक व समग्र दृष्टिकोण होलिस्टिक व्यू अपनाते हुए उचित कदम उठाए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के इस पैराग्राफ से आपके लिए दो बहुत बड़ी और दूरगामी बातें निकल कर आती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। 1, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी में अंतिम फैसला नहीं सुनाया, बल्कि सरकार को इज्जत देते हुए कहा कि कानून बनाना आपका काम है, इसलिए हम आपको एक मौका दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार खुद अपनी मर्जी से इस भेदभाव को खत्म करे और एक ऐसा समग्र कानून होलिस्टिक व्यू बनाए जिससे देश के किसानों के साथ अन्याय न हो। 2, इसका एक और कानूनी मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरह से बंद नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ पहली प्राथमिकता फर्स्ट प्लेस सरकार को दी है। अगर केंद्र सरकार इस आदेश के बाद भी सोई रहती है या नेशनल हाईवे एक्ट के इस भेदभाव को दूर नहीं करती है तो देश के किसान दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और तब सुप्रीम कोर्ट खुद कड़ा फैसला लेते हुए इस विसंगति को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अर्थात कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह विषय मुख्य रूप से लेजिस्लेचर अर्थात संसद और सरकार का क्षेत्र है, इसलिए फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया जा रहा, लेकिन सरकार को इस विषय पर विचार करने का अवसर दिया जा रहा है। पार्ट 10 पैराग्राफ 13 से 16। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस ऐतिहासिक आदेश के अंतिम हिस्से यानी पैराग्राफ 13 से 16 को समझते हैं। मित्रों, यहां आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कितना गंभीर है और उसने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए ऑन स्पॉट क्या ठोस कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ 13 और 14 में कहता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने अदालत में मौजूद देश के अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से खुद यह अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले और कानून की इस विसंगति को देखें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को यह कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे इस पूरे आदेश की एक कॉपी तुरंत भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालयों को भेजें। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार और वकील होते हैं। इसके बाद पैराग्राफ 15 और 16 में कोर्ट इस मामले को भविष्य के लिए सुरक्षित करते हुए कहता है कि इस पूरे विषय पर आगे के विचार और समीक्षा फर्दर कंसिडरेशन के लिए हम इस मामले को 21 अप्रैल 2026 की तारीख पर सूचीबद्ध करते हैं और तब तक अदालतों द्वारा दिए गए सभी अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर्स इसी तरह जारी रहेंगे। भाइयों और भूमि स्वामियों, सुप्रीम कोर्ट के इस अंतिम कदम से आपके लिए दो बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बातें साफ हो जाती हैं। 1, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा। कोर्ट ने सीधे देश के सबसे बड़े सरकारी वकीलों, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बुलाकर उनके हाथ में यह आदेश थमाया है। इसका मतलब यह है कि अब केंद्र सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले सकती। सरकार के इन शीर्ष वकीलों को
अब सीधे प्रधानमंत्री और कैबिनेट को रिपोर्ट करना होगा कि हाईवे एक्ट में किसानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे कैसे सुधारा जाए। और 21 अप्रैल 2026 की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2026 को तय की थी, यानी कोर्ट इस मामले को लंबा नहीं खींचना चाहता। कोर्ट ने सरकार को साफ संदेश दे दिया है कि अगली तारीख तक आप अपनी तैयारी पूरी करके आइए कि आप किसानों के मुआवजे में समानता लाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, और तब तक किसानों के हक में जो भी अंतरिम राहत चल रही है वह जारी रहेगी। अब इस मामले की अगली पेशी 23 जुलाई 2026 है, जिसकी पृष्ठि निम्नानुसार प्रस्तुत स्क्रीनशॉट से भी होती है। ये रहे स्क्रीनशॉट, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। पार्ट 11। साथियों, एक एडवोकेट के तौर पर मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक रखूं। इस ऐतिहासिक मामले की अगली जो भी अपडेट होगी, मैं सबसे पहले आपके अपने चैनल एडवोकेट महाजन लीगल गाइड पर लेकर आऊंगा। पार्ट 12। महत्वपूर्ण कानूनी सावधानी। दोस्तों, मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सेक्शन 3G, 5 अथवा सेक्शन 3J को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि कोर्ट ने वर्तमान व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं और केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इसलिए आने वाले समय में और इस मामले के अंतिम निर्णय के बाद यह मामला नेशनल हाईवेज एक्ट और लैंड एक्विजिशन लॉ के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एडवोकेट महाजन लीगल गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एडवोकेट प्रदीप महाजन आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय किसान आधारित सुप्रीम कोर्ट आदेश दिनांक 13 जनवरी 2026, RIAR बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पार्ट 13। महत्वपूर्ण सूचना व कानूनी डिस्क्लेमर। इस चैनल और वीडियो में दी गई सभी जानकारियां केवल शैक्षणिक और जन जागरूकता, एजुकेशनल एंड पब्लिक अवेयरनेस के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्राधिकारी, सरकार या न्यायालय की अवमानना करना नहीं है। वीडियो में दिखाए गए अदालती मामलों जैसे MSR IAR बिल्डर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केवल उन्हीं अंशों और टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। चूंकि ऐसे मामले माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सब जुडाइस हो सकते हैं, इसलिए इसे कोई अंतिम कानूनी निर्णय, राय या आधिकारिक विधिक सलाह, लीगल एडवाइस न माना जाए। इस चैनल के माध्यम से दर्शक और एडवोकेट के बीच कोई क्लाइंट वकील संबंध, अटर्नी क्लाइंट रिलेशनशिप स्थापित नहीं होता है और न ही किसी प्रकार के कानूनी कार्य का सोलिसिटेशन या विज्ञापन किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण या मुआवजे से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी कानूनी कदम उठाने से पहले अपने स्थानीय वकील या आपके कानूनी विशेषज्ञ से व्यक्तिगत परामर्श अवश्य लें। किसी भी निर्णय के लिए चैनल उत्तरदायी नहीं होगा।